नमस्कार बच्चों, टाइमलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। अधिगम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कोलर का सिद्धांत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कोलर द्वारा दिए गए सिद्धांत को या उनके अधिगम के प्रकार को हम इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम कहते हैं। गेस्टाल्टवाद, जिसको हम समग्रवाद भी कहते हैं, के प्रतिपादक थे मैक्स वर्दमेयर। मैक्स वर्दमेयर ने गेस्टाल्टवाद को जन्म दिया और इसी साइकोलॉजी स्कूल से संपर्क रखने वाले हमारे जो जर्मन मनोवैज्ञानिक वॉल्फगैंग कोलर थे, उन्होंने यह सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। आइए थोड़ा सा देखते हैं गेस्टाल्टवाद क्या है। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण रूप में, यानी कि होल। वर्दमेयर ने इस हेतु फाई का संप्रत्यय दिया है। वर्दमेयर ये कहते हैं होल इज ग्रेटर देन पार्ट, यानी कि संपूर्ण जो है वह भाग से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति जब भी कुछ सीखता है तो उसका समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है। कुछ अधिगम करने के लिए, किसी परिस्थिति में ढलने के लिए हम उस परिस्थिति का संपूर्ण रूप से अधिगम करते हैं, न कि अंशों में उसका अधिगम किया जाता है। कोलर ने कैनरी द्वीप पर गेस्टाल्टवादी अधिगम के संबंध में वन मनुष्यों पर प्रयोग किया। यह प्रयोग उन्होंने अपनी पुस्तक मेंटालिटी ऑफ एप्स में भी उल्लेखित किए हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि यह प्रयोग क्या थे और कैसे किए गए। आप पहले इस चीज को समझिए कि गेस्टाल्टवाद कहना क्या चाह रहा है। आइए उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। मान लीजिए, सिंपल से सिंपल शब्दों में मान लीजिए बच्चे को ए लिखना सिखाना है। किसी बच्चे को इंग्लिश अल्फाबेट ए लिखना सिखाना है, तो हम क्या करते हैं? टीचर द्वारा क्या किया जाता है, ऐसी पुस्तकें या बोर्ड पर उसके सामने यह लिखा जाता है, देखिए ए। पहले उसे ए दिखाया जाता है संपूर्ण रूप में। ऐसा नहीं है कि उसको कहा जाए कि पहले एक तिरछी लाइन करो, फिर दूसरी तिरछी लाइन करो, फिर बीच में काटो। यह बहुत बाद की प्रक्रिया है। भागों में विभाजित करना बहुत बाद की प्रक्रिया है। लेकिन यदि अधिगम कराना है तो परिस्थिति का संपूर्ण का अवलोकन करना बहुत आवश्यक है। यही गेस्टाल्टवाद कहता है और इसी पर कोलर ने अपना सिद्धांत बनाया है। आइए आगे चलते हैं। कोलर ने अपने प्रयोग चिंपांजी पर किए। यह है उसका पहला प्रयोग। आइए देखते हैं क्या किया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में इस चिंपांजी को सबसे पहले भूखा रखा गया, क्योंकि भोजन प्राप्त करना सबसे बड़ा अभिप्रेरक है। तो भूखे चिंपांजी को एक पिंजरे में बंद किया गया। बंद कर उस पिंजरे में एक बक्से को रखा गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए ए, और कुछ ऊपर केले लटका दिए गए जो कि उसकी भूख को शांत करने में कार्य आ सके। चिंपांजी ने जब इस संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन किया तो उसने यह देखा कि जो मेरी भोजन सामग्री है वो ऊपर लटक रही है और मेरा हाथ उस तक नहीं पहुंच रहा है। और क्योंकि मेरा हाथ उस तक नहीं पहुंच रहा है तो अब मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। परिस्थिति का अवलोकन करते करते उसे यह बक्सा दिखा। चिंपांजी आराम से बक्से पर खड़ा हुआ और उसने भोजन प्राप्त कर लिया। दूसरे प्रयोग में परिस्थिति वही थी। चिंपांजी भूखा था, केले लटक रहे थे, लेकिन केले को इस ऊंचाई पे लटकाया गया था कि चिंपांजी को 2 बक्से लगाने पड़े और उसके बाद उसे वह भोजन प्राप्त हो। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये ए और बी दोनों बक्सों को मिलाकर वह खड़ा हुआ और उसने अपना भोजन प्राप्त कर लिया। आइए तीसरे प्रयोग की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रयोग में कोलर ने क्या किया? केले को ऐसे ही ऊंचाई पे लगाया जहां उसे 2 बक्से ए बी
डंडे की सहायता से अपने भोजन को उतारना था। संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करते हुए चिंपांजी ने यह भी कर दिखाया और अपनी भूख शांत कर ली। चौथे एक्सपेरिमेंट में केले को प्राप्त करने के लिए यहां जहां एक डंडा यूज में आया था, दो ऐसे डंडों को रखा गया जिनको आपस में जोड़ने पर, एक विशिष्ट प्रकार से जोड़ने पर ही उस डंडे को काम में लिया जा सकता है और भोजन प्राप्त किया जा सकता है, और चारों ही प्रयासों में वह सफल रहे। तात्पर्य यह है कि जब भूख के कारण समस्या उत्पन्न हुई और उस समस्या को हल करने के लिए जो उस चिंपांजी ने देखा, संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन किया और एकदम से उसके मन में विचार आया कि अरे मेरा हाथ तो नहीं पहुंच रहा है, चलो मैं बक्से पे खड़ा होके देखता हूं। यही चीज कोहलर कहते हैं कि हमारे साथ भी होती है। जब हम किसी वस्तु का अधिगम करने वाले होते हैं, कर रहे होते हैं, तो यह अधिगम सूच की तरह एकदम हमारे दिमाग में क्लिक होता है। आइए आगे चलते हैं। कोहलर ने बताया कि सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। जिस तरीके से थॉर्नडाइक ने बोला था वैसा नहीं है, यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, उद्दीपन दो प्रतिक्रिया आएगी, उद्दीपन दो प्रतिक्रिया आएगी और हो गया अधिगम। नहीं, कोहलर इस चीज का खंडन करते हैं और कहते हैं यह एक उद्देश्यपूर्ण, इट इज एन ऑब्जेक्टिव, रचनात्मक, क्रिएटिव एंड अन्वेषणात्मक, यानी कि डिस्कवरी करने योग्य प्रक्रिया है। देखिए, सूझ क्या है? सूझ है परिस्थिति का आकस्मिक, तात्कालिक व निश्चित ज्ञान। क्लिक होना एकदम से, अरे ये प्रॉब्लम चल रही है, क्या करें, देखो ऐसा 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 ऐसा, नहीं, चलो ऐसा करते हैं। घर में मेहमान आ गए एकदम से, आपने अपनी मम्मियों को देखा होगा, माओ को देखा होगा, बहनों को देखा होगा, भाभीियों को देखा होगा, घर में एकदम से मेहमान आ गए, क्या करें? अरे भोजन कराना है, कोई सब्जी नहीं है, क्या करें? अरे एक काम करते हैं, थोड़ा सा बेसन पड़ा है, फटाफट गट्टे की सब्जी बना देते हैं और अच्छी भी लगेगी और मेहमान भी खुश और हम भी खुश। यह है सूझ। आकस्मिक समाधान मिल जाना उसे सूझ कहते हैं। तत्कालिक परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में? तत्कालिक परिस्थितियों में आकस्मिक समाधान मिल जाना ही सूझ है। आगे चलते हैं। यह उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध द्वारा नहीं, बल्कि समस्या के समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण द्वारा अचानक विकसित होती है। दोनों ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण, पूरी परिस्थिति का अवलोकन, पूरी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, और अचानक विकसित होना, अकस्मात विकसित होना। कोहलर ने इसे यूरेका आहा एक्सपीरियंस नाम दिया है। यूरेका आहा एक्सपीरियंस, यूरेका मतलब मुझे मिल गया, ओ मिल गया, मुझे पता चल गया कैसे करना है। विद्यार्थी एग्जाम देने बैठा है, गणित का सवाल नहीं आ रहा है, बहुत सोचा, नहीं याद आ रहा है, आसपास देखा, प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ा, याद आया, अरे ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, समाधान मिल गया, अधिगम पूर्ण हुआ। एक बार समाधान मिल जाने पर उसकी पुनरावृत्ति तत्काल की जा सकती है। यदि एक बार समाधान मिल गया है तो पुनरावृत्ति जो है वो तत्काल की जाना संभव है। आगे चलते हैं। कोहलर ने जो 4 प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों के कुछ विशिष्ट अर्थापन है जो हमें उस प्रयोग से सीखने को मिले, जो कोहलर हमको उन प्रयोगों द्वारा सिखाना चाह रहा है। वह है, पहला, चिंपांजियों ने परिस्थिति का अपने समग्र रूप में प्रत्यक्षीकरण किया। जिस कमरे में, जिस स्थान पर वह कैद थे और जिस तरीके से केले लटकाए गए, संपूर्ण परिस्थिति को उसने देखा। यदि वो संपूर्ण परिस्थिति को नहीं देखता, यदि वो केवल केले की तरफ ही केंद्रित रहता, तो क्या होता? वह, उसका हाथ वहां पहुंचता नहीं और उसे समाधान मिलता नहीं और वो भूखा ही रह जाता, क्योंकि परिस्थिति का समग्र रूप से उसने अवलोकन किया, प्रत्यक्षीकरण किया, इसीलिए ही वह समाधान
ढूंढ पाया। परिस्थितियों में उपलब्ध सामग्री तथा समस्या के हर पहलू का गंभीरता पूर्वक विश्लेषण कर उचित संबंध स्थापित करने की चेष्टा की गई। संबंध कैसे स्थापित किया गया? प्रत्यक्षीकरण किया गया, यह तो हम बोल चुके हैं। संबंध कैसे स्थापित किया गया कि मेरी ऊंचाई कम पड़ रही है, ऊंचाई बढ़ाऊंगा तो केला मिलेगा। तो क्या किया गया? देखा वहां बक्सा है जिसपे खड़ा होना संभव है, खड़ा होया गया, ले लिया गया। तीसरा, अंत में समस्याओं और उनसे संबंधित पहलुओं को तुरंत ही समझकर उनका हल उसके मस्तिष्क में अचानक ही कौंध गया। किसी ने उसको ट्रेनिंग नहीं दी, किसी ने उसको पुनर्बलित नहीं किया, रीइंफोर्समेंट नहीं दिया, कुछ नहीं बताया। केवल व्यवस्थित समग्र प्रत्यक्षीकरण करने से अपने आप समाधान जो है, सूझ जो है, उसने यह कार्य चिंपांजी से करवा लिया। नेक्स्ट, सूझ की क्या विशेषताएं होती है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे प्रश्न बनना संभव भी है और बनना चाहिए भी। सूझ की विशेषताएं, पहली, यह आयु व अनुभव से प्रभावित होती है। आयु व अनुभव से इसीलिए प्रभावित होती है क्योंकि जितना हमारे अनुभव बढ़ते हैं आयु के साथ, उतनी ज्यादा समाधान करने की क्षमता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हमने विभिन्न प्रकार के समाधानों की परिस्थिति देख चुके हैं और ये मानव व्यवहार है कि मिलती जुलती सी परिस्थितियों में वह समान व्यवहार करता है। यह एक आयांत्रिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का मतलब ज्ञान की ओर ले जाने वाली, ज्ञान से संबंधित प्रक्रिया है। सूझ होने का अर्थ यह है कि समस्या के समाधान को ज्ञात कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी प्रकृति स्थायी होती है। एक बार यदि आपको समाधान क्लिक हो गया, इनसाइट में आ गया, आपने समाधान खोज लिया, तो वह स्थायी होगा। सूझ के लिए परिस्थिति का बनना, उसका प्रत्यक्षीकरण, समस्या एवं परिस्थिति में संबंध स्थापित होना आवश्यक है। सूझ के लिए देखिए कौन सी तीन चीजें आवश्यक है? पहली, उस परिस्थिति का बनना, उसका प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा, समस्या व परिस्थिति में संबंध स्थापित होना आवश्यक है। जब तक वह संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक समाधान नहीं मिलेगा, सूझ नहीं मिलेगी। आइए, सूझ से दक्षता आती है। क्यों आती है दक्षता? दक्षता इसीलिए आती है क्योंकि सूझ की प्रकृति स्थायी होती है। सूझ को नवीन परिस्थितियों में स्थानांतरित किया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया मानव का स्वभाव है कि वह मिलती जुलती सी परिस्थितियों में जो है समान समाधान को अप्लाई करता है, यूज करता है, प्रयोग करता है। इसीलिए नवीन परिस्थितियों में जो सूझ विकसित हो गई है उसको इस्तेमाल करना जायज है, संभव है और होता ही है। नेक्स्ट, कोलर के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। इसको करने से पहले एक बार हम सोच लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। गेस्टाल्टवाद के अनुयायी हैं कोलर। वो ये कहते हैं कि कोई भी अधिगम करने के लिए संपूर्ण परिस्थिति का हमको बोध होना चाहिए, प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए। कोलर ने इसी बात को आजमाते हुए कहा कि यदि कोई परिस्थिति हमारे सामने आ गई है, समस्या, तो संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करने पर हमारा मस्तिष्क एक इंसाइट प्रोड्यूस करता है, एक सूझ उत्पन्न करता है जिसमें उसका समाधान होता है। यही सूझ का सिद्धांत है। इसके अलावा कोलर ने यह कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप उद्दीपन देंगे, अनुक्रिया होगी और फिर आप पुनर्बलित करेंगे, यही अधिगम करा सकता है। नहीं, अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसमें हमारे बौद्धिक स्तरों का, हमारे अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यह सूझ जो है स्वयं विकसित होती है। आइए अब इसके शैक्षिक महत्व देखते हैं। पहला,
संपूर्ण, अपने अंश अथवा अवयव से महत्वपूर्ण होता है। मैंने आपको बोला था पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट, ठीक है। अतः परिस्थिति का समग्र रूप में प्रत्यक्षीकरण किया जाना चाहिए, हम ये जानते हैं। बिना सोचे समझे उल झूल प्रयत्न नहीं करने हैं। इधर पैर मारो, इधर मारो, इधर मारो, कोई कहीं तो पैर पड़ जाए और लीवर दब जाए तो खाना मिलेगा नहीं। कोहलर डिनाई करते हैं इस चीज को, मना करते हैं। क्या कहते हैं? सोचो कि एग्जैक्टली कौन सी ऐसी चीज है जिस पे हाथ मारने पर कोई प्रतिक्रिया होनी संभव है, उसी को सूझ कहा गया है। उन्हें सुधार कर सफलता प्राप्त करना ठीक नहीं है। वापस पढ़िए, बिना सोचे समझे उलझुल प्रयत्न करते हुए उन्हें सुधार कर सफलता प्राप्त करना ठीक नहीं है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु पढ़ाई जाए अथवा उसके सीखने के लिए कहा जाए तब उसे समग्र रूप से ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब टीचर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, अधिगम पढ़ा रहा है, तो बात सही है कि यदि हम भागों में बांट दें तो अध्यापन कराना और अध्ययन करना आसान हो जाता है, लेकिन सबसे पहले बच्चे को संपूर्ण अवधारणा का ज्ञान दें, उसके बाद उसे विश्लेषित करें, लेकिन एक बार उसे संपूर्ण अवधारणा का ज्ञान दें। पाठ्यक्रम के निर्माण तथा पाठ्यक्रम के संगठन में गेस्टाल्ट सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। गेस्टाल्ट सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए का अर्थ यह है कि जब पाठ्यक्रम बनाया जाए तो वह ऐसा न लगे कि उस पाठ्यक्रम में अलग अलग बहुत सारे संप्रत्यय हैं, बहुत सारी अवधारणाएं हैं। नहीं, एक अवधारणा के रूप में पाठ्यक्रम विकसित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी कार्य को सीखने से पहले उससे होने वाले लाभों व उद्देश्यों को स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। कोई अधिगम कराते वक्त यदि पहले टीचर यह बता दे, अध्यापक यह बता दे कि इसको करने से यह फायदा है या यह चीज पढ़ने से आपको यहां नंबर मिलेंगे, जैसा आज आप ये पढ़ रहे हैं, तो यह आपको पता है कि यह सिद्धांत मेरे कहां कहां काम आएगा। भैया अधिगम का सिद्धांत है, रीट में भी आएगा, फर्स्ट ग्रेड में भी आएगा, जहां जहां शिक्षा मनोविज्ञान आएगा वहां वहां अधिगम आएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो आपकी पढ़ने की इच्छा जागृत होती है, सुनने की इच्छा जागृत होती है। यदि बताया ही नहीं जाए कि कोई चीज क्यों महत्वपूर्ण है तो हमें उसका अधिगम करने की इच्छा समाप्त हो जाती है या क्षीण होने लग जाती है। कोहलर के अनुसार यदि हम किसी चीज का लाभ व उद्देश्य स्पष्ट कर दें, उस परिस्थिति में यह स्पष्टता सबसे अच्छे अभिप्रेरक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट, सूद सिद्धांत का सबसे बड़ा योगदान सीखने की प्रक्रिया में बौद्धिक शक्तियों को अपना उचित स्थान दिलाने को लेकर है। सूद के सिद्धांत ने यह चीज स्पष्ट कर दी कि एक मशीन की तरह हम केवल उद्दीपनों पर प्रतिक्रिया कर कर एक मशीन की तरह हम अधिगम नहीं करते हैं। यहां हमारी बौद्धिक शक्तियों का उपयोग होता है। हम अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से, अपने प्रयत्नों से उस सूझ को निकालते हैं, उस समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सामान्यतः रोजमर्रा की जिंदगी में भी सूझ जो है अपना कर्तव्य दिखाती रहती है बच्चों, केवल हम उसकी तरफ दृष्टि नहीं डालते। मनोविज्ञान का नियम है, मनोविज्ञान को पढ़ा नहीं,
मनोविज्ञान को जिया जाता है। जीना शुरू करो। घर के रोजमर्रा के कामों में शिक्षा मनोविज्ञान को ढूंढना शुरू करो। देखो किस तरीके से अधिगम के सारे सिद्धांत लागू होते हैं और आप क्या सूझ आप में आएगी उस वक्त जब आप उत्तर लिख रहे होंगे। आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? हमने अभी पढ़ा है इसलिए ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं। वह है सूझ का सिद्धांत। शब्दों पर ध्यान दीजिए। अचानक समाधान सूझ ही है और किसी अधिगम सिद्धांत में इस चीज की शब्दावली ही नहीं है। नेक्स्ट, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आप सभी जानते हैं, कोलर। वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तत्कालिक समाधान को प्राथमिकता दी गई, प्रमुखता दी गई, कौन सा है? देखिए शब्द बदल गया। प्रश्न वो वाला भी रीट में आया हुआ था। देखिए अचानक समाधान की वकालत करना, यह भी रीट का प्रश्न है और यह भी रीट का प्रश्न है, सिर्फ शब्द चेंज कर दिया गया है। देखिए वहां अकस्मात था, यहां तत्कालिक समाधान है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यह भी सूझ ही का सिद्धांत है। नेक्स्ट, गेस्टाल्ट स्कूल के संपादक कौन है? पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। जी बिल्कुल, यह भी प्रश्न रीट में आ चुका है। आगे चलने से पहले मेरे सभी विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्न, वह चिंपांजी जिस पर कोलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, उसका क्या नाम था? यह नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जरूर से वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और टाइमलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।